Hello dear students, today we are going to study about fission, the nuclear fission and the nuclear fusion reactions. Very important, बहुत ही ज़्यादा important है। तो शुरू करते हैं फिशन। तो फिशन जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसको समझने से पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, इंटरेस्ट डेवलप होगा इससे। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कब हुआ था? 1896 में। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1896, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था हेनरी बेकरल को और क्यूरी को। दोनों हस्बैंड वाइफ जो क्यूरी थे उनको 1903 में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। सो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1896। लेकिन जिस समय ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर में कोई फिनोमेनन हो रहा है जिसकी वजह से ये डीके हो रहा है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सारी चीजें आई थी। लेकिन क्या हुआ ना कि इससे क्या फायदा होगा, हमें क्या हो रहा है, या उसका जो एनर्जी, जो बहुत सारा एनर्जी जो निकल रहा है न्यूक्लियस के अंदर से, उस पर ज्यादा डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था। उस समय उस एनर्जी को हम लोग हार्नेस नहीं कर पाए, उस एनर्जी का कैसे यूज करेंगे ये सब समझ में नहीं आया था। रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ था जो न्यूक्लियर फिनोमेनन है, और फिशन भी न्यूक्लियर फिनोमेनन है, तो जिसके बारे में बाद में पता चला, लगभग 35 साल बीतने के बाद। ठीक है। But it was not of much use because we could not control the decay. It was almost spontaneous and we could not harness energy out of it. तो 1903 की बात हो रही है, डिस्कवरी हो गया कि न्यूक्लियर फिनोमेनन है, लेकिन इससे एनर्जी या इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो 35 साल के बाद, आफ्टर अराउंड 35 ईयर्स, इन 1938 दो साइंटिस्ट हैं, ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, इन लोगों ने डिस्कवर्ड किया फिशन के बारे में। ठीक है। आफ्टर अराउंड 35 ईयर्स इन 1938 जर्मन साइंटिस्ट हैं ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन डिस्कवर्ड फिनोमेनन। क्या फिनोमेनन था? दैट हेवियर न्यूक्लियर ब्रेक्स इनटू टू रफली इक्वल पार्ट्स। ठीक है। इसी को बाद में फिशन नाम दिया गया लीज माइटनर के द्वारा। यही फिशन होता है। ठीक है। तो ये कौन दो साइंटिस्ट हैं? याद रखिए, ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन है, और 3 साइंटिस्ट इस पर डिस्कवरी कर रहे थे। एक तीसरा नाम आता है, वो है लीज माइटनर। कौन कौन 3 साइंटिस्ट थे इनका देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है ऑटो हान, फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, और यहां पर एक लेडी दिखाई दे रही है, ये है आपके लीज माइटनर। देखिए लीज माइटनर, हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, इंडियन स्टाइल में है। ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने फिशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। ये तीनों मिलकर के जो न्यूक्लियर फिनोमेनन है उस पर बहुत सारी डिस्कवरीज की है। ठीक है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ऑटो हान को नोबेल प्राइज मिला था इन 1945 डिस्कवरी के लिए। क्यों मिला? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी अलग थी, लेकिन फिशन जो अलग से निकल के आया, और वो फिशन था क्या? फिशन था कि हेवियर न्यूक्लियाई जो होता है न्यूक्लियस के अंदर में, जो बड़ा हेवियर न्यूक्लियाई है वो टूटता है अनस्टेबिलिटी की वजह से। जो बाद में थियोरेटिकली इसको लीज माइटनर के द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि फिशन का जो एक्चुअल रीजन, और भी साइंटिस्ट आए बाद में, हम लोग कुछ के बारे में पढ़ेंगे अभी। क्लियर है? And the phenomenon was theoretically later explained by लीज माइटनर। तो अब समझते हैं कि न्यूक्लियर फिशन होता क्या है। ये बैकग्राउंड था। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो होना चाहिए किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने इसके ऊपर मेहनत किया है, जिसके बारे में हम आसानी से बोल देते हैं कि ये फिनोमेनन है, और जब नहीं पता था तो वो कितनी बड़ी चीज हुआ करती थी। ठीक है। तो ऑटो हान, फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और लीज माइटनर, ये तीनों नाम न्यूक्लियर फिशन हम पढ़ते हैं तो हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फिलोसॉफिकली अगर बोले तो व्हाट इज फिशन समझते हैं पहले। फिशन इज प्राइमरीली ब्रेकिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू 2 रफली इक्वल पार्ट्स एंड देयरबाय रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। क्या बोला मैंने? फिशन इज प्राइमरीली ब्रेकिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू 2 रफली इक्वल पार्ट्स एंड रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये फिशन का डेफिनेशन हो गया। क्लियर है? इसके बाद हम लोग फिशन के और कुछ चीजें जानते हैं। जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड आज के डेट में, वो फिशन के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। ऑल ऑफ आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन यूजेज फिशन। ऑल ऑफ आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज फिशन फॉर एनर्जी जनरेशन। ठीक है। एनर्जी आज के डेट में एक बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत जल्दी, जो कोयला से जो एनर्जी हम लोग निकालते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो एनर्जी का जो अल्टरनेट सोर्स है उसके ऊपर में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में उभर के अभी के डेट में सामने आ रहा है।
इंडिया में बहुत कम है, फिर भी है। एक देखिए एक पिक्चर, जो इंडिया का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब समझते हैं कि इसके अंदर में एक्चुअली होता क्या है, क्या फिशन रिएक्शंस हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स समझते हैं। ये क्या था, ये अभी तक था एक रफली आइडिया जो किसी को भी पता होना चाहिए, वो चाहे वो आर्ट्स का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, इतना सारा पता होना चाहिए। फिजिक्स के स्टूडेंट्स को आगे की चीजें जानकारी होनी चाहिए। क्या बोला गया है, फिशन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू रफली 2 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब मान लेते हैं कोई एक एक्स एलिमेंट है जो हेवियर है, जैसे यूरेनियम है, बहुत ज्यादा होता है इसका 92 ये है, और 235, 238, 236 इसका मास नंबर होता है। तो अभी फिलहाल एक्स लिखते हैं क्योंकि यूरेनियम की जगह और भी चीजें हो सकती है। तो एक्स मान लेते हैं एक हेवियर एलिमेंट है जो ब्रेक होता है किसमें, वाई और जेड में। यही न्यूक्लियर फिशन है अगर फिशन को समझना है तो। अब x का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, मान लेते हैं z, और मास नंबर होगा a, ठीक है। इसी तरह से जो दो पार्ट्स में बटा है उसका भी एटॉमिक नंबर होगा, मान लेते हैं इसका z1 है, इसका z2 है, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास नंबर a1 है और इसका मास नंबर a2 है, और प्लस कुछ और भी निकलेगा जिसमें प्राइमरीली क्या है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रॉसमैन क्या किए थे, ये एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉसमैन के द्वारा किया गया था। उन्होंने क्या किया था, यूरेनियम 235 के एटम्स को किसके साथ बम्बार्ड कराया था, न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड कराया था। न्यूट्रॉन, हाई स्पीड न्यूट्रॉन को किस पे फेंका गया, यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया गया था। और तब जाकर के उन्हें, जब मान लीजिए यहाँ पर यूरेनियम 235 है और एक न्यूट्रॉन आकर के इस पे स्ट्राइक करता है, तो उन्होंने देखा ये अजीब टाइप का कोई एक एलिमेंट बना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉसमैन, फ्री स्ट्रॉसमैन जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक न्यूट्रॉन लिया जिसका कि क्या होता है आपको पता है, जीरो ये, और उसको किस पे स्ट्राइक कराया, उन्होंने ले लिया और यूरेनियम 235 के ऊपर में, यूरेनियम 235 क्योंकि नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, या 238 भी था, उसमें मिक्स था, क्योंकि वो जो कर रहे थे उसमें तो यूरेनियम 238 और 235 दोनों था। तो जो भी यूरेनियम 235 हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि वो रिएक्शन करता है, और जब इस पे रिएक्शन कराया गया तो एक अजीब टाइप का यहाँ पे कुछ मिला एलिमेंट, और उस एलिमेंट के बारे में वो सोचने लगे कि यूरेनियम से एक्चुअली में क्या मिला। ये 56 था इसका, और यहाँ पर 138 इसका मास नंबर था, और ये एलिमेंट जो था वो बेरियम से बहुत मिलता जुलता था। बेरियम एलिमेंट बेरियम से मिलता जुलता था, ठीक है। तो वो इस चीज को समझ रहे थे कि ये बेरियम नहीं कुछ और ही है, जो कि यूरेनियम के बाद का कुछ एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि यूरेनियम को न्यूट्रॉन से टकरा रहे हैं तो न्यूट्रॉन बढ़ जा रहा है, तो कुछ और होगा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कुछ वो गेस कर रहे थे। लेकिन वो बाद में बहुत रिसर्च के बाद, बहुत इसके बाद पता किए कि एक्चुअली में ये कुछ और नहीं बल्कि बेरियम ही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेरियम ही था, बेरियम 56 138 बेरियम ही था। तब जाकर के उन्हें लगा कि अच्छा, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बेरियम भी बन जा रहा है, और ये थी उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी, बेरियम और एक दूसरा पार्ट जो कि क्रिप्टन होता है। हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। इस फिशन रिएक्शन को, ये जो हो रहा है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में देखें, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है, फिजिबिलिटी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में अगर बात करें तो मान लेते हैं, ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं चीजें बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहां कुछ कुछ होता है, इन चीज को अगर नेग्लेक्ट करें तो कुछ देर बाद ये कर्व पाया गया है कि नहीं, यही था ना, ये कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, याद कीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई एक्सिस में, और इधर मास नंबर, ठीक है, ए है। तो ये वाला जो रीजन था, कहां पर था ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है आपका, ये किस जगह पे था, कितना मास नंबर, लगभग 56 के आसपास में सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब हो गया कि बहुत टाइटली बाउंड है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसके नीचे में अगर आते हैं तो अनस्टेबल है, और ऊपर जाते हैं यहां पर, इसके नीचे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, दोनों जगह उतना स्टेबल नहीं है। अब अगर हम लोग बात करते हैं हेवियर न्यूक्लियाई की, यहां पर कुछ ले लेते हैं, ठीक है, 240 235 यही सब ले लेते हैं यूरेनियम में जैसे। तो यहां की बात करें तो क्या होता है कि इस कर्व में ये हेवियर न्यूक्लियाई अगर मान लीजिए दो भाग में बंटता है तो किसके आसपास आएगा, दो भाग में अगर बंटता है तो दोनों भाग जो है वो कहां कहां लाई करेगा, ये करीब करीब इसके आसपास आ जाएगा कहीं, ठीक है। मान लेते हैं 235 एग्जांपल है, 235 को अगर दो भाग में बांटिएगा
तो रफली आपको 100, 120, 110 के आसपास आएगा। इसका मतलब कि जो दो भाग में बटेगा वो कहीं यहां पर लाई करेगा, इस जगह पे आसपास कहीं लाई करेगा। ठीक है, समझिए इस चीज को। तो आपने क्या किया कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हेवियर एलिमेंट था, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो देखा गया, मान लीजिए 7.6 था, क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है इसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया है कुछ पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, ये मान लेते हैं 8.5 हो गया, ये 8.9, 8.7 के आसपास होता है, 8.9 जो सबसे मैक्सिमम है। अब ये 8.5 हो गया। अब बताइए हमें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हेवियर न्यूक्लियर जब टूट रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 से बढ़ करके 8.5 हो गया, ये दो एलिमेंट के लिए जो वाई और जेड एलिमेंट होगा। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट के लिए जो कि यहां से यहां आ गया है तो ज्यादा टाइटली बाउंड हो गया, मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बन गया। ठीक है, तो इसी वजह से हेवियर न्यूक्लियाई स्मॉलर दो फ्रेगमेंट्स में टूटता है और जिसको हम लोग फिशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये फेनोमेनॉन मतलब हेवियर न्यूक्लियाई से दो स्मॉल न्यूक्लियाई में टूटने की वजह से जो बना है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो गया है, तो इसलिए फिशन रिएक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फिशन रिएक्शन होता ही क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। ये चीज क्लियर हो गया, आई होप। तो ये जो है 50, ये जो रेंज है, सबसे ज्यादा स्टेबल रेंज तो आपको यही ना है, ये 50 से 60 के बीच में बोल लीजिए। ठीक है, बीच में मैक्सिमम है, लेकिन ये वाला जो रेंज है हम लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ये जो रेंज है ये सबसे स्टेबल रेंज है। ठीक है, तो होता क्या है, ये क्यों होता है, इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास अगर देखें तो उसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास, इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास अगर हम देखें तो क्या होता है, सपोज कीजिए एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये बड़ा न्यूक्लियस है, इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी एक बड़ा न्यूक्लियस, क्या हो रहा है, ये बड़ा न्यूक्लियस दो भाग में टूट रहा है, किसी तरह से न्यूट्रॉन से या किसी तरह से, किसी वजह से ये हुआ जिसकी वजह से ये दो भाग में टूट गया। कैसे टूटा, एक हो गया आपका, ले लेते हैं ये एक हो गया, ये मान लेते हैं x है, ये y है और प्लस एक z है। ठीक है, ये y और ये z में टूट गया, दो भाग में टूट गया। तो इसका रेस्ट मास एनर्जी कुछ होगा, इसका रेस्ट मास कुछ एनर्जी होगा और इसका भी, तीनों का अलग अलग रेस्ट मास एनर्जी होगा। हम देखेंगे कि टूटने की वजह से रेस्ट मास एनर्जी जो है वो बढ़ा है कि घटा है, मतलब रेस्ट मास जो है टोटलिटी में सिस्टम का रेस्ट मास बढ़ा है कि घटा है। तो आप देखिएगा कि इसका रेस्ट मास जो है ना वो बेसिकली घट गया है। तो रेस्ट मास घटने का मतलब क्या है, रेस्ट मास घट गया है तो वो रेस्ट मास गया कहां, सिंपल सी बात है, वो रेस्ट मास किसमें चला गया, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में, रिलीज हुआ है उससे एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हुआ है टोटल सिस्टम से। तो हम लोग रेस्ट मास एनर्जी के टर्म में अगर देखें, देखा गया है कि मान लेते हैं इसका मास जो है, इसके न्यूक्लियस का मास कैपिटल M है, इसके न्यूक्लियस का मास M1 है और इसके न्यूक्लियस का मास M2 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं, आप लिख ही दिए थे, Z1 है, ये Z2 है इसका एटॉमिक नंबर, ये A2 है और ये A1 है, और यहाँ पे A है और यहाँ पे Z है, ये एज्यूम कर लेते हैं, सब चीज देखिए। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। तो अब हमें रेस्ट मास एनर्जी निकालना है। तो रेस्ट मास एनर्जी का क्या मतलब हो गया, जो रेस्ट मास एनर्जी कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा Q वैल्यू, इस रिएक्शन का Q वैल्यू ऑफ द फिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, Q वैल्यू, Q इक्वल टू आप लिखिएगा mc²। ठीक है, मान लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, थोड़ी देर के लिए इस न्यूट्रॉन को भूल जाते हैं, सपोज कीजिए ये हो रहा है mc² माइनस m1 प्लस m2c², यही तो इसका रेस्ट मास एनर्जी लॉस हुआ जिसको हम लोग डेल्टा m बोलते हैं। तो ये डेल्टा mc² है कि नहीं, ये किसके बराबर है, डेल्टा mc² के बराबर है। ये अगर डेल्टा mc² पॉजिटिव आ गया, अगर मास घटा है, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है और सिस्टम क्या है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा है। अगर Q पॉजिटिव आता है, ये सब पढ़ रखे हैं हम लोग, Q पॉजिटिव आता है तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा। तो हमने देखना है कि ये Q पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहें, समझना चाहें तो समझिए, अदरवाइज इस कैलकुलेशन को स्किप करके डायरेक्ट इसके रिजल्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें है, सब तो पता है हमें। तो इनका रेस्ट मास एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। कैसे निकालेंगे,
ये देखिए, मान लीजिए mc स्क्वायर लिखेंगे, mc स्क्वायर जो है किसका है, इस वाले का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो mc स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, mc स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका तो z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिखेंगे c स्क्वायर माइनस बाइंडिंग एनर्जी जो कि कितना होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी जो चैप्टर है उसमें पढ़े हैं। अब हम यहाँ लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि इसका जो है रेस्ट मास एनर्जी, तो इसका रेस्ट मास एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब इतना है 7.6 है तो पर न्यूक्लियॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह से m1c स्क्वायर निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए z1 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a1 माइनस z1 मास ऑफ न्यूट्रॉन c स्क्वायर माइनस, ये देखा गया है कि ये जो होता है ना वो जो दो भाग में बंट रहा है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया तो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट a1 मान लेते हैं, और इसी तरह से m2c स्क्वायर निकल जाएगा मास न्यूट्रॉन c स्क्वायर माइनस यहाँ भी वही हो जाएगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू a2। अब रह गया बात कि ये जो तीन इक्वेशंस आए उसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्यू वैल्यू निकालने के लिए, mc स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2c स्क्वायर, ठीक है। तो वो पुट करिए, जहां पे आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, a जो है वो a1 प्लस a2 के बराबर है और z जो है वो z1 प्लस z2 के बराबर, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को अगर आप लगाते हैं, कौन सा कंडीशन, ये दोनों कंडीशन a इक्वल टू 1 प्लस a2 और z इक्वल टू z1 प्लस z2, और इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो डेल्टा m का वैल्यू आपका कितना आ रहा है। अब देखिएगा कि डेल्टा m का वैल्यू आ रहा है, खुद से करके देखिए प्लीज। तो डेल्टा m जो आ जाएगा आपका डेल्टा m c स्क्वायर कहिए, दैट विल बी इक्वल टू आपको आ जाएगा 8.5 इंटू a1 प्लस a2 माइनस 7.6 इंटू a1 प्लस a2, ठीक है, a जो कि a1 प्लस a2, और a1 प्लस a2 अगर 240 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, मान लेते हैं इफ a इक्वल टू 240 लेते हैं तो हमारे पास mc स्क्वायर मतलब q का वैल्यू जो आ जाता है वो लगभग आ जा रहा है 0.9 इंटू 240 जो कि 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये Q वैल्यू आया, ठीक है। ये Q वैल्यू किसका आया, जो हम अभी कैलकुलेट किए हैं, जिसका 240 को दो भाग में बांटे हैं, क्लियर। एक का ये लिए हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो दो पार्ट्स में बांटे हैं, तो उसके बाद टू पार्ट्स में बांटने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो 8.5 हो गया है, और जो न्यूक्लियस ये जो है उसका 7.6 पर न्यूक्लियन है। तो डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि अगर वो ब्रेक होता है तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी जो है उसको मिलेगा, मतलब रिलीज होगा 216। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि Q इज पॉजिटिव। Q पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन, Q पॉजिटिव मींस द रिएक्शन इज एनर्जेटिकली फिजिबल, क्लियर है। Q पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया कि एनर्जेटिकली ये पॉसिबल होगा। डेल्टा mc स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी घट रहा है, रेस्ट मास एनर्जी इज डिक्रीजिंग, क्लियर है। प्राइमरीली रेस्ट मास एनर्जी गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स, जो दो पार्ट्स बने हैं ना, सो प्राइमरीली कहां जाता है, ये जो एनर्जी आया इतना 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहां गया ये एनर्जी, प्राइमरीली इसलिए लिखते हैं गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स, क्लियर है, दोनों के फ्रैगमेंट्स के, और कुछ गामा रेज, ठीक है, एंड गामा रेज वगैरह, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे जब वो फ्रेगमेंट होंगे तो उस समय वो गामा रे भी रिलीज करेंगे, कुछ उनके काइनेटिक एनर्जी, दोनों पार्ट्स को काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो यही फिशन का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फिशन इज एनर्जेटिकली फिजिबल। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कितना होना चाहिए, मतलब मास नंबर, जो हेवियर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, कम से कम कितना हेवियर न्यूक्लियाई हेवी होना चाहिए सो दैट कि फिजन रिएक्शन हो। व्हाट इज मिनिमम ए फॉर फिजन टू बी एनर्जेटिकली फिजिबल, ठीक है। इट हैज बीन सीन दैट कि ए ग्रेटर देन 100 आता है, ठीक है, एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया गया है मैथमेटिक लगा करके कि नॉर्मली ए ग्रेटर देन 100 अगर रहा तो वो क्या होगा, फिशन होगा। लेकिन हमें पता है कि ए ग्रेटर देन 100 बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फिशन रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जिनका फिशन नहीं होता है। जैसे यूरेनियम 235 है, फिशन नहीं होता है, या 238 है, ये फिशन रिएक्शन नहीं होता है इनका।
आप स्पॉन्टेनियस फिजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस फिजन रिएक्शन ए ग्रेटर देन 100 बताता, एनर्जेटिकली बता रहा है कि होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसका मतलब कि कुछ कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। अभी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। वी नो दैट ए ग्रेटर देन 100 की बात करते हैं कि अगर होगा तो फिशन होगा, बट वी नो देयर आर मेनी न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 100 एंड दे डू नॉट फिशन। एग्जाम्पल की बात कर लें अगर, तो यूरेनियम 235 है जो नेचुरल यूरेनियम है, या यूरेनियम 238 है, ठीक है। मास एटॉमिक नंबर कई बार एलिमेंट्स का छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जैसे यूरेनियम बोल दिए तो उसका फिक्स होगा कि 92 ही होगा। तो ये क्यों नहीं फिशन होता है, क्यों नहीं ये दो भाग में बंट करके इनका रेस्ट मास एनर्जी डिक्रीज करके ऐसा कुछ क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि दो भाग में बटेंगे तो रेस्ट मास एनर्जी जो होगा वो घटेगा, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगा, तो फिर ये रिएक्शन हो क्यों नहीं रहा है? इनमें नहीं होता स्पॉन्टेनियस। सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय बोर एंड मिलर बाय देयर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इनके द्वारा, इनका लिक्विड ड्रॉप मॉडल के द्वारा इन्हें समझाया गया था, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ये कि एस्टिमेट बता रहा है कि अगर ये ग्रेटर देन 100 हुआ तो वो फिशन होगा, क्योंकि एनर्जेटिकली फिजिबल है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, रेस्ट मास एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस हैं जो ग्रेटर देन 100 में स्टेबल है, और इसके रीजन को समझाने के लिए बोर और मिलर ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया था न्यूक्लियस का। क्या है लिक्विड ड्रॉप मॉडल? सुनिए, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इनकम्प्रेसिबल। स्फेरिकल है और इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब वॉल्यूम रिमेन सेम। न्यूक्लियस अगर अपना शेप भी चेंज करे तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो जब न्यूक्लियस जब डिफॉर्म होता है, जब दो भाग में टूटता है, तो उस डिफरेंट स्टेजेज हैं। मान लीजिए शुरू में न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेरिकल शेप लिए हुए ये है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या है कि धीरे धीरे शेप अपना बदलता है, फिशन हो रहा है। मान लेते हैं इसको फिशन कह रहा हूं, फिशन को समझा रहा हूं लिक्विड ड्रॉप मॉडल से कैसे हो रहा है। तो जब वो टूटने लगेगा तो उसका शेप थोड़ा सा एलिप्टिकल हो जाए, थोड़ा सा टूटने के स्टाइल में बन रहा है, सो दैट कि इसका वॉल्यूम जो है ये थोड़ा सा ऐसा चेंज हो रहा है कि वॉल्यूम सेम रहे, ठीक है, ये हुआ। और इसके बाद क्या हो रहा है कि थोड़ा सा और डिटोरिएट हो रहा है, मतलब अब धीरे धीरे ये क्योंकि टूटना चाहता है तो ये इस तरह से हो रहा है, सो दैट कि वॉल्यूम सेम रहे। और फिर जाकर के ये ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ गया है ये, और उसके बाद ये टूट गया दो भाग में, ठीक है। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहता है वॉल्यूम थ्रू आउट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है इसको समझा रहे हैं। अब इसके ड्यूरिंग क्या होता है कि जो टूट रहा है ना, इनके बीच में मान लीजिए यहां पर दो है, यहां पर इसका सेंटर और इसका सेंटर, यहां से शुरू करते हैं, यहां पर इसका और इसका सेंटर के बीच में जो दो भाग में बट रहा है ना न्यूक्लियस, इन दोनों के सेंटर के बीच में कुछ आर डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है, और वो डिस्टेंस यहां भी कुछ होगा जो नहीं दिख रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस आर जो है, ये मान लेते हैं R3, ये R2, ये R1 और ये R0। तो R0 0 है क्योंकि वो एक न्यूक्लियस है परफेक्टली। R1 जो है वो लेस देन R2 एंड लेस देन R3, R3 सबसे बड़ा है। इस R को कहा जाता है डिफॉर्मेशन पैरामीटर। R क्या है? डिफॉर्मेशन पैरामीटर। फॉर ईच शेप द एनर्जी इज डिफरेंट। अगर कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, इस समय जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल, इसकी एनर्जी, सबकी एनर्जी डिफरेंट है। फॉर ईच शेप द एनर्जी इज डिफरेंट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर डिफॉर्मेशन पैरामीटर वर्सेस एनर्जी का ग्राफ देखा जाए, डिफॉर्मेशन पैरामीटर वर्सेस एनर्जी का ग्राफ देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से आता है। वो कैसा आता है देखिए, क्या होता है, शुरू में एनर्जी इंक्रीज है और उसके बाद जाकर के डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ये ग्राफ मिला गया है। इसमें ये R है डिफॉर्मेशन पैरामीटर और ये एनर्जी E है। तो इसका मतलब कि यहां पर इस पॉइंट पर क्या है कि एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा सिंगल न्यूक्लियस, और इस पॉइंट पर वो दो भाग में न्यूक्लियस में बट गया है, दो न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे आता है कि एनर्जी बढ़ता है, तो इसका मतलब कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर एनर्जी जो है उससे ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है, और ये एनर्जी फिर कम हो गया, बहुत कम हो गया, इससे ये एनर्जी बहुत कम हो। तो यहीं पर यही हो रहा है, ये टूट रहा है। तो ये जो है ना, ये आपका ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन स्टेट में ये कुछ इस टाइप का, ये पॉइंट सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है। तो यहां पर अब समझ में आ जा रहा है कि कुछ हो रहा है, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 100 होने पर भी क्यों नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ये जो हाइट है, ये हाइट है, कुछ एनर्जी देंगे तभी जाकर के वो इस स्थिति में पहुंचेगा, इस स्थिति में, जिससे कि वो टूट सके ऐसे। तो ये एनर्जी जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या बैरियर हाइट। बैरियर हाइट
डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए 100 के ऊपर अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए बैरियर हाइट देखा गया है कि अलग अलग होता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो 240 235 जो यूरेनियम वगैरह है 240 का अगर देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता है 240 के लिए अगर देखें तो 5.5 टू 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैरियर हाइट। ये वाला जो हाइट जो बता रहे हैं ये हाइट, इसका मतलब यूरेनियम 235 को अगर बात करें तो इतना बैरियर हाइट क्रॉस करना है और ये बैरियर हाइट एनर्जी उसको कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए तभी जाकर के वो करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा तभी जाकर के वो फिशन रिएक्शन पॉसिबल है। और ये जो है क्यू वैल्यू है, जो हम क्यू वैल्यू की अभी बात किए ना वो ये वैल्यू है, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला वैल्यू, ये क्यू वैल्यू है, होगा कि नहीं, क्योंकि इनिशियल से फाइनल का डिफरेंस कर देंगे तो क्यू वैल्यू आ गया। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन A100 में नॉट फिशन, बिकॉज उसको एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट मिल पाएगा तभी तो वो फिशन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, फिशन क्यों नहीं होता है वो समझ में आ गया। ये डिफॉर्मेशन पैरामीटर वर्सेस एनर्जी का कर्व है, ठीक है। लेकिन अगर ए बहुत ज्यादा हो, 500 हो, 400 हो, 300 इस टाइप अगर हो जाए ए, तो ये बैरियर हाइट कम होते होते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बैरियर हाइट फॉर ए मच लार्जर वैल्यू ऑफ ए, बैरियर हाइट इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0 एंड से सो दे स्पॉन्टेनियसली डीके। ये भी समझ में आ गया। फॉर जो भी स्पॉन्टेनियसली डीके होते हैं ना, जिनको कहीं से अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्पॉन्टेनियसली डीके इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो बैरियर हाइट है वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0 है, तो वो डीके होते रहेंगे, उनको कहीं से अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जिसकी बात कर रहे हैं हम अभी, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? एक्टिवेशन एनर्जी देना होगा तब जाकर के वो फिशन रिएक्शन करेंगे। केमिस्ट्री में भी हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, उसके बाद जाकर के वो रिएक्शन होता है। कई तरह से एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते हैं, हीट कर सकते हैं या किसी और चीज से बहुत जोर से उसको मार सकते हैं जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ जाए, लाइट उस पर डाल सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू गिव एक्टिवेशन एनर्जी। और फिशन तभी होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है बैरियर हाइट से ज्यादा होगा। जो एक्टिवेशन मतलब सप्लाइड एनर्जी, जो सप्लाइड एनर्जी है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगा तभी जाकर के फ्यूजन होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फिशन, ठीक है। इंड्यूस्ड फिशन क्या होता है? जो बाहर से एनर्जी दे करके उसको एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई किए, ठीक है। इंड्यूस्ड फिशन मतलब पंप सम एनर्जी इनटू इट टू ओवरकम बैरियर हाइट। क्लियर है ये चीज? जैसे मान लीजिए कि अगर हम एनर्जी लाइट के फॉर्म में उसे दे रहे हैं, गामा रे दे रहे हैं, ए प्लस मान लेते हैं गामा रे दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो गया। एलिमेंट तो बदला नहीं, गामा रे देने से क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट में आ गया। स्टार का मतलब हो गया ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए। ये कोई भी एलिमेंट है जो कि एक्साइटेड स्टेट में हो, ये गामा रे देने पे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोफिशन, क्योंकि फोटोन देकर के, गामा फोटोन देकर के इंड्यूस किया गया है। क्लियर है? और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी मेजर करना हुआ तो, क्योंकि जितना गामा रे दीजिएगा वो इस एनर्जी को मेजर कर लीजिएगा, जिस समय फिशन होगा उस समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन, जो हमारे सिलेबस में है, जो पढ़ना है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन। क्लियर हुआ ये चीज? उसमें क्या करते हैं हम लोग? न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं एलिमेंट के न्यूक्लियस में, जिससे कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाए, बैरियर हाइट को क्रॉस कर जाए और फिशन रिएक्शन हो जाए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? ए ले लिए, उसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा दिए, तो कुछ नया एलिमेंट बी बन गया और वो एक्साइटेड स्टेट में है। जो नया एलिमेंट बी बना है वो फिशन करता है, ठीक। क्लियर है? ये एक्साइटेड स्टेट, स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो रेस्ट मास एनर्जी कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट में जो फिशन होगा, तो रेस्ट ए से, देखिए इसमें क्या है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेस्ट मास एनर्जी थोड़ा सा इसका घटता है। और वो रेस्ट मास एनर्जी क्या करता है कि इसके काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके एनर्जी स्टेट्स को बढ़ाता है, एक्साइटेड कर देता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में उसको मिल जाता है। तो रेस्ट मास एनर्जी गोज टू एक्साइट दी बी टू बी स्टार। इट इज नॉट इंपार्टेड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, क्योंकि उसको जब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो उससे ये निकल के आता है कि उसके काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसके स्टेट को, एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। तो रेस्ट मास एनर्जी गोज टू एक्साइट द बी टू बी स्टार। बी और बी स्टार में क्या अंतर हो गया? बी कोई एलिमेंट है जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया और उसको कहां से एनर्जी मिला? ये रेस्ट मास एनर्जी से मिला। क्लियर हो गया? इफ दैट इज एनफ टू सरमाउंट
the barrier height, then fission will occur. क्लियर हो गया ये चीज? यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि फिशन कब होगा, क्यों होगा, किस एलिमेंट में होगा। तो धीरे धीरे लिक्विड ड्रॉप मॉडल से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है फिशन के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन ले लिए, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन की बात करते हैं, और उसको यूरेनियम 235 से इंड्यूस कराएं, 92 यूरेनियम 235, तो ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम 236 बन जाएगा। न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में एंटर कर गया है और वो एक्साइटेड स्टेट में है, और वो एक्साइटेड स्टेट क्या करेगा, वो फिशन करेगा दो एलिमेंट्स में, एक्स और वाई में, प्लस क्या करता है, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी छोड़ता है, रिजेक्ट करता है, जैसे न्यू मान लेते हैं कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जब तक ये एक्स एंड वाई फिक्स नहीं होगा तब तक कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये समझिए, इस इक्वेशन को अच्छे से समझिए, यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन से इंटरैक्ट करके यूरेनियम 236 में बना, एक्साइटेड स्टेट में बना, इसलिए स्टार है, जो कि फिशन हो गया एक्स एंड वाई में और कुछ न्यूट्रॉन रिलीज किया। ठीक है, इसका अगर क्यू वैल्यू निकालिएगा आप, क्यू वैल्यू, तो ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 235, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही ना है, यूरेनियम 235 92, इसका मास ले लीजिए, सी स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस क्या कर दीजिए, मास ऑफ यूरेनियम 236 92, यूरेनियम 236 का मास लेकर के सी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जो आता है ना, ये 6.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ठीक है, 6.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि यूरेनियम 236 जो होता है ये यहाँ पे है, और जो यूरेनियम 236 का एक्साइटेड स्टेट जो है वो 6.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूरेनियम 236 का एक्साइटेड स्टेट, इसलिए स्टार कर दे रहे हैं। अब सवाल है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिल रहा है, अब देखना है कि यूरेनियम 236 को अगर डिके करना हुआ तो बैरियर हाइट कितना है। तो देखा गया है कि यूरेनियम 236 का जो बैरियर हाइट है वो 6.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिशन होगा। ठीक है, तो सच मटेरियल्स विच ऑन एक्साइटेड स्टेट, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा करके एक्साइटेड स्टेट में डाल दिए और फिशन रिएक्शन करा दिए, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं फिसाइल मटेरियल। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड फिसाइल मटेरियल्स विच कैन फिशन with little excitation energy by absorbing neutrons। तो अगर आपको कोई पूछता है कि फिसाइल मटेरियल क्या होता है तो बता सकते हैं फिसाइल मटेरियल जैसे कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पर क्या है फिसाइल मटेरियल, यूरेनियम 235 जो है वो फिसाइल मटेरियल, तो यूरेनियम 236 नहीं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 में एनर्जी डाल करके एक्साइटेड स्टेट यूरेनियम 236 हो गया और वो फिसाइल करेंगे। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं स्लो न्यूट्रॉन्स, उसको हम लोग थर्मो न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर है, स्लो न्यूट्रॉन्स को ही थर्मल न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। अच्छा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कौन, जब एक्साइटेड स्टेट में यूरेनियम 236 है तो जरूरी है कि दो पार्ट्स में ही बटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो रही है ना, तो एक्साइटेड स्टेट में डी एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए वो और भी चीजें कर सकता है। जैसे न्यूट्रॉन गया, उसको दिया तो न्यूट्रॉन जा करके न्यूक्लियस में एंटर नहीं करके साइड से निकल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, या क्या हो गया कि न्यूट्रॉन्स को कैप्चर तो कर लिया लेकिन वो दो भाग में नहीं बट करके, टू फ्रेगमेंट्स में नहीं बट करके गामा रेडिएशन फोटोन के रूप में निकाल दिया, डी एक्साइट हो गया, तो इसको बोलते हैं रेडिएटिव कैप्चर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फिशन on absorption of neutron there can be elastic scattering और रेडिएटिव कैप्चर। मान लीजिए फिशन नहीं होता है तो क्या क्या होगा, इलास्टिक स्कैटरिंग होगा जो हम बताएं अभी, या रेडिएटिव कैप्चर। क्या हुआ रेडिएटिव कैप्चर में, जो एक्साइटेड स्टेट में 236 यूरेनियम है वो एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, गामा रे के फॉर्म में, बहुत हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी फोटोन के रूप में रिलीज करके डी एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटिव कैप्चर। तो न्यूक्लियस एमिट गामा रे एंड कम टू ग्राउंड स्टेट। क्लियर हो गया ये चीज, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कहीं कोई शक नहीं है। अच्छा देखिए, जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम में उसमें आपको मिलेगा यूरेनियम 235 और मिक्सचर है यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 मिलता है, यूरेनियम 236 नहीं मिलता है, जो कि फिशन मटेरियल है, ये होता है, जिसमें देखा गया है कि यूरेनियम 238 का जो रेशियो है 238 235 में, यूरेनियम 238 जो है वो 99.3% है नेचुरल यूरेनियम, और यूरेनियम 235 जो है वो ओनली 0 पॉइंट कितना, वो केवल 0.7%। ठीक है, ये नेचुरल यूरेनियम है जो ओर पाया जाता है, और मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमारे मिनरल्स और पाए जाते हैं वो। ठीक है, अब
नेचुरल जब हम लोग न्यूट्रॉन से इंड्यूस कराएं, अभी अभी देखें यूरेनियम 235 को इंड्यूस कराएंगे तो फिशन होता है, लेकिन अगर उसी न्यूट्रॉन से, स्लो न्यूट्रॉन से यूरेनियम 238 को अगर कराया जाता है जो कि नेचुरल यूरेनियम है, तो यूरेनियम 239 बनता है और वो एक्साइटेड स्टेट में है। लेकिन देखा गया है कि ये जो है ना, ये फिशन नहीं करता है, डू नॉट फिशन। क्यों? खुद रीजन दीजिए, एक सेकेंड सोचिए कि क्यों ये फिशन नहीं करता है, वो क्यों करता है अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से। तो इसका जो क्यू वैल्यू है, इसका क्यू वैल्यू जो है वो आता है आपको 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूरेनियम 239 को चाहिए, यूरेनियम 239 को एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए 6.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। तो ये क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी उतना नहीं सप्लाई कर पाता है, जिसकी वजह से फिशन नहीं हो पाता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 6.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो ये फिशन नहीं हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर हो गया ये फिशन के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, फिशन क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, कौन से न्यूक्लियस में होना चाहिए, हेवियर न्यूक्लियस क्यों फिशन करता है, ये सारे, और फिशन होने से वो किस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फिशन रिएक्शन किस तरह से होता है और क्या क्या फिशन रिएक्शंस के रिजल्ट्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और रिएक्टेंट्स क्या क्या है।